अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों पर 8 रुकनी बेंच ने आज 30वीं समाअत की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो इस मुकदमे को तेज़ रफ्तारी से सुनना चाहते हैं और उसके बाद 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। जबकि आज जज साहिबान की तरफ से फुल कोर्ट की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जो सवालात की बौछार हुई है, ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी नाजुक जगह पर पाँव रख दिया है और जो तड़प थी और जो सवालों के अंदर तुंदी और तलखी थी, बहुत कुछ बता रही थी। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, आज काफ़ी उन्होंने रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस जो हैं या सवालात अटॉर्नी जनरल से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन अहमद, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद से पूछे और इन्हीं सवालों जवाब के दरमियान में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप फुल कोर्ट क्या इसलिए चाहते हैं कि जजेस के माबैन जो हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने भी हो? तो आज की समाअत जो है वो किस हवाले से और क्यों अहम थी, जनाब नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं। तो नासिर साहब, ये फुल कोर्ट की दरख्वास्तें ऐसा क्या था कि आज जो है वो चीफ जस्टिस जब आयशा मलिक सवाल जवाब करती थी तो चीफ जस्टिस मुस्कुराते थे और जब मुनीब अख्तर साहब जो हैं फिर कानून का हवाला देके कि कम से कम 5 का, तो आपने कहा कानून के मुताबिक भी फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और उनका जो एक कहकहा लगा कर पूछना होता था, जो एरोगेंस कहेंगे उसको, या तमस्खराना अंदाज होता था उनका। कैसे देखा आज आपने बेंच की फॉर्मेशन को, बेंच के जजेस के रवैयों को? क़य्यूम साहब, एक तो ये कि आप ही के प्रोग्राम में और बहुत सारे प्रोग्राम में बार बार ये कहा जा रहा था कि जजेस नहीं बोल रहे, तो आज जजेस ने बता दिया कि हम बेसिकली वी आर वजह से बोले नहीं, हमारी वजह से नहीं बोले, वी आर यूनाइटेड। नंबर 1 तो ये मैसेज था यूनाइटेड। मतलब ये कि ठीक है, एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के एक दो बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन वो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं अभी शुरू करूँ। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो नून लीग का जो है ना, जो रिक्वेस्ट है फॉर फुल कोर्ट, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा बेंच जो अभी केस लॉ पास भी नहीं हुआ था और 8 मेंबर बेंच बन गया था, बिसाइड्स ये कि एक ऐसा बेंच जिसको चीफ जस्टिस साहब ने सिलेक्ट किया और जिसको वो ख़ुद भी हेड कर रहे हैं, तो किसी किस्म का भी इसकी जो ऑर्डर या जजमेंट आएगी वो ऐसा लगेगा कि ये चीफ जस्टिस की गाइडेंस में ये इस तरह की ऑर्डर या जजमेंट्स आ रही हैं और ऑब्जर्वेशन तासुर ये है, ये मुनासिब नहीं है, ये इसको ऐसा नहीं, मतलब इसको ख़त्म किया जाए। इस तासुर को चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल है, चीफ जस्टिस ही बेंच बना रहे हैं और चीफ जस्टिस ही जो है ना वो कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। बिसाइड्स ये कि चूँकि अभी लॉ बना नहीं था और आपने उसको ना सिर्फ ये कि अमल दरामद रोक दिया, ये मतलब कहते हैं ये इस तरह की इम्प्रेशन आ रहा है कि जैसे कि चीफ जस्टिस गाइड कर रहे हैं और ये कोर्ट का, इससे कोर्ट की जो प्रेस्टीज है वो मुतासिर हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये है वो पैराग्राफ 2 जिसके बारे में बार बार चीफ जस्टिस पूछ रहे थे और हंस रहे थे, हैं? ये है वो पैराग्राफ 2 जिसका मैंने जिक्र कर दिया। उसमें पैराग्राफ 1 भी है जो, लेकिन वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला ये है। अब तो इसी पे मुनीब अख्तर साहब बड़े हंस के कहे थे, उन्होंने कहा ये तो आपस में आपकी कंट्रडिक्शन है, एक तरफ फुल कोर्ट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। हाँ। यही था ना? मतलब सो मेनी जज फॉर हिज ओन कॉज है। और दूसरा उस पर उन्होंने ये बात कही थी कि फुल कोर्ट होगी तो उनकी कलेक्टिव विजडम होगी, तो बेहतर ये है कि कलेक्टिव विजडम से ये, क्योंकि ये केस फर्स्ट इंप्रेशन का है, इससे पहले इस तरह का कुछ केस आया नहीं है और पार्लियामेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर्स के ऊपर को मतलब अमेंड किया है, तो बेहतर है कि फुल कोर्ट सुने। क्यों? तो इस पे जस्टिस आयशा, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी, लेकिन वो कंटेक्स्ट यही है कि ये क्या आप चाहते हैं कि जो फुल कोर्ट में जजेस डिसाइड करें वो इस फुल को मतलब बेंच के सामने वो बातें वही सामने हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे बात होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस मेकिंग होनी है
वो आप चाहते हैं जुडिशल साइड पे हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी मुझे आपकी मंतक नहीं समझ आ रही, मुझे समझने में मुश्किल हो रही है कि 3 मेंबर बेंच का जो जजमेंट होगा वो ठीक नहीं है, लेकिन फुल कोर्ट का या 5 मेंबर या लार्जर बेंच का जजमेंट ठीक होगा। तो ये कहाँ तक बात रुकेगी? ये इसका मतलब कहीं इसको रुकना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा ये सवाल आएगा। अच्छा, हसनात, मतलब है कि ये जो है फिर फुल कोर्ट की एक तरफ तो फिर चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच क्यों बना दिया? अगर ये कोई अहम केस नहीं था, ये 3 मेंबर बेंच भी डिसाइड कर सकता था। वायरिस देखते रहते हैं, जस्टिस आयशा मलिक की आर्गूमेंट को लिया जाए तो फिर 8 रुकनी बेंच क्यों बनाया? देखें कयूम साहब, ये जुडिशल पॉलिटिक्स को डील करने के लिए मैंने अभी कहा भी है कि लीगल आर्गूमेंट नहीं दरकार होते। जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही हो ना, तो उससे फिर और तरीके से डील किया जाए और उनको उस पूरा शीशा दिखाया जाए कि ये हो रहा है। ठीक है, जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े हैं, बड़े वाजे हैं। एक धड़ा तो बिल्कुल 8 रुकनी, चीफ जस्टिस साहब ने अपनी स्ट्रेंथ शो कराई कि मेरे पास 8 जज हैं और 8 चीफ जस्टिस और जूनियर यानी वो जो जजेस 6 वो हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की मुखालफत की जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारक ने, वो चीफ जस्टिस साथ हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर हसन बंदयाल, जस्टिस गुलजार और उस वक्त के अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान का ही ये करिश्मा है कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो डिवाइड है, बेहतर होता कि कंसेंसस से चीज़ें आती जो 5-4 से 9 से आई। ये जो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन जो 5-4 से फैसले करता रहा है, उसका ही शाकार हमें नज़र आ रहा है। और जो आयशा मलिक, जैसे आयशा मलिक जो सलाउद्दीन के हवाले से गुस्सा उनका था, उसका भी एक वजूहात जो है हमें समझ आई। एक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जिस पे उन्होंने गुस्सा उसकी वजह कहा कि आप ये क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लिटिगेंट सलाउद्दीन उसको भी पता हो कि कौन से बेंच के सामने कैसे लग रहे हैं। सलाउद्दीन उन वकीलों में थे जो कहते थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पे आने चाहिए। और सिंध हाई कोर्ट बार के आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन की, उन्होंने सपोर्ट नहीं की। लोग तो फिर वो ऊपर तक चले जाते हैं ना कि एक चीज़, एक आर्गूमेंट आता है, रिमास आता है, उसके पीछे क्या है। देखें, पंजाब के जजेस के बहुत से जो सीनियर वकीलों से बैठे ना, वो कहते हैं जी पंजाब में जो है ना धड़े होती है, जजेस की जो पॉलिटिक्स होती है, जुडिशल पॉलिटिक्स होती है, धड़ों के साथ चलती है। अच्छा, और वो धड़े यहाँ चले। अच्छा, एक मेरी बात, अब धड़े चले हैं, इसमें आपको देखें 8 रुकनी बेंच है, 8 में से तकरीबन 7 तो हैं ही जो लाहौर के हैं, एक ही, और वहाँ धड़े चलते रहे, लड़ाइयाँ चलती रही। मैं अब उस पर पूरी किताबें लोग लिखेंगे कि लाहौर में किस तरीके से धड़ेबाजी चलती रही। जैसे मंसूर का, जैसे इजाजुल हसन, जैसे दूसरे क्या नाम है, मंजूर मलिक, चीफ जस्टिस उमर हसन बंदयाल के दौर में किस तरह जुडिशल पॉलिटिक्स चलती रही लाहौर में, वो यहाँ भी, यहाँ बंदयाल साहब और अजमत सईद शेख के दरमियान भी क्या पॉलिटिक्स हुई थी, वही देखें। इसके अलावा जो जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी बुक में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब शब्बर रिजवी साहब ने मेरे से, वो जब मैंने रिज़ाइन कर रहा था, वो इफ्तिखार चौधरी का जो केस चल रहा था, तो साकिब निसार ने उस वक्त साकिब निसार, जवाद ख्वाजा, ये ग्रुप सारा इकट्ठे थे। बाद में साकिब निसार साहब दूसरी तरफ चले गए। तो खैर, वो मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन आज जो बड़ी एक चेंज आया कि धड़े से आप सियासत चला रहे हैं और यहाँ आर्गूमेंट आप लीगल, धड़े से आप सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं और आर्गूमेंट आप लीगल आप कहते हैं कि हमें करें और लीगली जवाब दें। जवाब ये होना चाहिए कि आपने पिक एंड चूज कॉन्स्टिट्यूट करना तो चीफ जस्टिस का तो इख्तियार है कि नहीं, वो अपने धड़े के बंदे लेगा। पता नहीं है सबको कि कौन जज किधर खड़ा है, किस जगह खड़ा है। यार छोड़ दें कयूम साहब, ये किसको बता रहे हैं कि जी ये सिर्फ जो है वो एक तरफ आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमने 9 रुकनी बेंच बनाया इलेक्शन मैटर में, जैसे अतर मिनल्ला को, मंसूर अली शाह को, उनको बिठाया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट किधर हैं? ये से बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें आपने उनको कहा कि जी वो नहीं है? अब जो है जैसे शायद वही जो चौथे नंबर से यहाँ हैं वो बेस्ट हैं, जैसे मोहम्मद अली मजहर बेस्ट हैं, जैसे देखें पॉलिटिक्स हो रही है, जुडिशल पॉलिटिक्स, इसको अब नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसलिए जो है फुल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे या कोई लीगल पॉइंट है ही नहीं है वजह। लेकिन अब इसमें आप ये देखें कि एक कानून के अंदर उन्होंने खुद कहा है, वो जैसे मुनीब अख्तर कह रहे थे कि जनाब आपने कानून के अंदर खुद कहा है कि कम से कम 5 लोग जज साहिबान जो है वो आईनी मामला सुने हैं। जब पार्लियामेंट ने आंसर कर दिया और अगर एक कमेटी भी हो और फिर वो, तो फिर अब ये कहाँ से लेके आ गए आप दरखास्त? ये कंट्राडिक्शन नहीं है? एक बंदा ने कहा कि जी किसी ने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो उसने कहा कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? ला तकरबुस सलात, नमाज के करीब। उसने कहा आगे भी पढ़ो, वन तुम सुकारा, जब नशे की हालत में। यहाँ आधी दलील ले के ना कि जी वो कानून जो आपने खुद ही पहले दिन ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से कर दिया और उसकी जहाँ बेनिफिट आता है वहाँ 5
मेरी उसमें बात यह है कि जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह सकते हैं फुल कोर्ट बनाएं, और माजी में भी कहें। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कमेटी बनी है कि 5 रुकनी बेंच होगा, ये उसके जिस तरीके से कम होगा, इसको इसके साथ मिला क्या रहे हैं, वो एक मैटर ऐसा बन रहा है जो सारे जजेस को इफेक्ट कर रहेगा। अब इसमें अब ये बताएं, वो जजेस, आखिरी सवाल आखिरी सवाल नहीं, आपसे सवाल है ना हाँ, मेरे मुझसे सवाल। कि वो जजेस जिनके रिसेंट पास में पार्लियामेंट के हक में और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में फैसले आए हैं, और जिसने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको इग्नोर किया गया। अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे याही अफरीदी, इनके 5-5, 10-10 फैसले आखिरी निकालें और देखें कि इन्होंने क्या क्या कहा है, तो छोड़ देना फिर सारी बातें। नहीं तो चीफ जस्टिस का इख्तियार तो है ना बेंच बना। हाँ, मास्टर ऑफ रोस्टर है। हाँ, तो फिर आप कहते हैं और किसी एक छोटी सी अच्छा बात, नहीं, एक छोटी सी बात नहीं, ऐड कर नासिर दूं, साहब, फिर सवाल कंट्राडिक्शन कीजिएगा। तो है ना। नहीं, एक सवाल ऐड कर दूं। जो हसनात साहब ने एक बात की ना, धड़े हमेशा से थे, लेकिन जिस तरह ये रिफ्लेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, पहले कभी नहीं थी। लेकिन हम यही बात तो बड़े अरसे से आपके प्रोग्राम में कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच से लोगों को ये बात हो जाती है कि जी जज कैसा फैसला आएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये ख़राब करती है, एरोड होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी बहुत सारी बातें होती थी। अच्छा नासिर साहब, ये जब अटॉर्नी जनरल भी और बैरिस्टर सलाउद्दीन जो हैं वो आर्गूमेंट कर रहे थे, तो जजेस की तरफ से ये आ रहा था कि क्या आप ये चाहते हैं, आप ये जुडिशल साइड पे क्यों लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपने क्यों नहीं दरख्वास्त दी है। और फिर जो है वो ये जैसे शायद ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दें, तो उस पर फिर सलाउद्दीन साहब ने छक्का मार दिया। वो उन्होंने एक जजमेंट साइड कर दी जिसमें वो डायरेक्शन थी खोसा साहब को, जस्टिस काजी फैज साहब के केस के अंदर, इसमें कि और ऑथर जज कौन थे? बंदयाल साहब ने अपने आसिफ सईद खोसा साहब को डायरेक्शन दे दी चीफ जस्टिस को कि फुल कोर्ट बनाओ, इसके फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन फिर बाद में चीफ जस्टिस साहब ने उसको एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि चूंकि एक जज के डायरेक्ट उस पर अटैक था और सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल जो थी वो ट्रायल पे थी, तो इसलिए ये इस तरह का ऑर्डर देना ज़रूरी था। अच्छा, पिछला ऑर्डर अगर मैं पढ़ूँ जो इन्हीं 8 मेंबर बेंच का है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी, और वो आपको याद है जिस दिन उमर अता बंदयाल साहब ने, वो मतीउल्लाह जान कहते हैं ना कि एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात के हवाले से बड़े अच्छे दलाइल दिए थे, वो भी। और फिर जो 8 रुकनी बेंच का ऑर्डर है उसके अंदर कहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक है, ठीक है। लेकिन और वो डायरेक्ट अटैक था जिसमें फुल कोर्ट, वो डायरेक्ट अटैक, और जज के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल वो बहुत ज़्यादा सख्त है। वो सख्त और है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे का पूरा वो इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक आ रहा है। तो कभी जब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बात करते कहते थे वो तो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो ये क्या है, ये मतलब क्या कंट्रडिक्शन क्या है? मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि इसमें चूंकि नो बडी शुड बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, तो ये मेरा ख्याल था कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर चीफ जस्टिस इस बेंच में ना होते, सीनियर मोस्ट जज, अब मसला है कि उस पर काजी फाजिसा साहब होते, चले उनको भी छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब है चीफ जस्टिस साहब अगर इस बेंच में ना होते ना, तो ये ज़्यादा मुनासिब था कि ये केस। आप चाहते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना देते? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम आ गई ना। अब क्या करते हैं, ये जो धड़े वाली बात यहाँ यही तो रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो खतरनाक है। अब इसमें ये हो रहा है कि अब जज भी दूसरे जज पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे, मतलब जज का काम तो। अच्छा नासिर साहब, आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं, थोड़े से इनडिफरेंट से नहीं लगे आपको? और उनसे बात पूरी भी नहीं, बात पूरी क्यों नहीं करने दी? उनसे जब वो सवाल करते थे जवाब देने के लिए सलाउद्दीन या अटॉर्नी जनरल, तो एक और सवाल आ जाता था। लेकिन या जस्टिस मुनीब की तरफ से आ जाता था या चीफ जस्टिस खुद आ? पहले तो मुझे ये लगा कि आज सुने चीफ जस्टिस साहब ने पूरी भी पाई। इफ्तिखार चौधरी का दौर चीफ जस्टिस साहब का याद आ गया, जब लाइक माइंडेड एक ही 17 जज बैठे होते थे, तो आज लाइन और लेंथ एक ही। रीइटरेट, आज पहली दफ़ा मैंने वर्ड यूज़ किया कि एक जज साहब कह रहे थे मैं रीइटरेट कर रहा हूँ अपने ब्रदर जज की बात को। अमूमन ये नहीं होता था ना कुछ 2-3 साल से जस्टिस काजी फैसल केस में। आज सुकून मिला होगा सबको, लेकिन वो वहाँ सुकून नहीं मिला कि जस्टिस मजहर साहब, हालांकि उन्होंने कोई हक में बात नहीं की कि फुल कोर्ट, वो कोई 1-2 उन्होंने ऐसी बातें की जिससे इम्प्रेशन ये बना कि वो ओपन माइंड से बैठे हैं कि फुल कोर्ट यार बना दें। तो थोड़ा सा, क्योंकि उनका 2 बातें आ रही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटीशन की है क्यूम साहब, एक 184(3) की, और इतना पब्लिक इंपॉर्टेंट का मैटर था कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो है वो अलग डिसिप्लिनरी है, उसके ऊपर एक अपील भी है।
अगले दिन जो है वो बेंच बन गया, स्पेशल बेंच बना, जैसे मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक। वो स्टे नहीं मिला, जैसे मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा, या मतलब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के अच्छा, अहदेदारों अच्छा, और उनके स्पेशल दरमियान जो बेंच को- लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। 184(3) का केस अच्छा नहीं, नहीं, वो जो कहना चाह रहा है उसका स्पेशल point बेंच समझो। को मजीद एक्सटेंड कर दिया। ये सवाल उठ रहा है कि चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, एक दफ़ा बेंच बना देता है, ये क्या फिक्सेशन की जी अजय घटन 2-3 और पा दो, आपको 2-3 नहीं कर पता, दो। आपको नहीं पता है, वो तो बेंच के सामने ऑर्डर पास हुआ हो तो उसका मुकदमा उठा के लार्जर बेंच बना देते हैं। अभी पहले ये चीफ बड़ी जस्टिस bad के इख्तियारात पे हुआ मेरा ख्याल था, है कि- अभी ये सर्कुलर वाले पे क्या हुआ? 2 रुकनी बेंच तो भाईजान मैं वही- बात चीफ जस्टिस ये बादशाह मैं कह रहा हूँ कि है, जस्टिस शहनशाह मोहम्मद- है, ये- वो मोहम्मद जो अली चाहे मजहर करे साहब- यार, मोहम्मद उसी अली मामे लग दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा क्या था? हाँ, क्या पूछा? उन्होंने था पूछा वैसे? ये था कि जो पॉइंट 2 है जिसपे यही कि चीफ जस्टिस का ये- हाँ। तो उस पे क्या था कि क्या कोई आपको कॉन्फिडेंस का मसला है हम पे, तो इसका जवाब नहीं देने दिया गया। फिर जस्टिस मुनीब साहब ने एक बड़ी लंबी ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या? तो मतलब वही ऑब्जर्वेशन वही जो बार बार रिपीट करते रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बेहतर ये था कि सलाउद्दीन साहब को उसका जवाब देने देते। जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की ऑब्जर्वेशन थी उसका जवाब आ जाता। और भी नासिर साहब अभी मिडल ऑफ द आर्गुमेंट थे जब उन्होंने बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जो है वो अदालती फैसले और फुल कोर्ट कब बने वो बताना शुरू किया और कैसे बने, और उसके अंदर जुडिशल ऑर्डर्स मौजूद थे और डायरेक्शन भी मौजूद थी। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर अचानक ही उनको वो हमने जाना है मेरे जज साहबान ने, और फिर और 5 हो गए हैं, और बस ये उनका जवाब में, जैसे मोहम्मद अली मजहर का जो सवाल था जवाब भी नहीं वो मिला, और उससे पहले ही मतलब देखिए ना, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस पे इन्वॉल्व है, तो फिर आप ये कर सकते थे कि आधा एक खुद घंटा 8 रुकनी बेंच का सर, स्टे ऑर्डर ही इस बात को सर, कह रहा है। उस पे सुन लेना पूरा है, 8 बंदे पूरे ने, सर, तो उस पे रख लो, लेकिन वो उस खुद पे जाएगा एक ना। आप एक 1.5 घंटे की ब्रेक देके दोबारा हियरिंग कर सकते थे ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला है और बहुत अहम मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल खुद मामला भी है कहते हैं, और 3 हफ्ते आज से डिले। तो ये असल में ना ये तो फिर नासिर साहब पीछे मकसद क्या काम है? स्टे से चल स्टे रहा है। लेना था, और फिर मजे की बात है, स्टे है, कानून आने से और पहले बना उससे लिया। बड़ी खुशी बात है जस्टिस काजी फैसल चौथा हफ्ता बेंच में भी नहीं बैठ रहे, चौथा हफ्ता है ना, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, तो वो उसकी भी क्या वजह हो सकती है? अब क्या कोई पता नहीं है। इस दफ़ा तो सुना है कोई दरख्वास्त भी नहीं थी, पहले तो कोई दरख्वास्त थी ना कि कोई बिजी हैं ये वो। अब कोयटा एनरोलमेंट कमेटी जा रही है, वो भी 14-12 को जा रही है, उससे पहले वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो केसेस 2 जज नहीं लग रहे सुप्रीम कोर्ट में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये भी मामला है कि 8 महीने से लग क्यों नहीं रहे वैसे केस। बात ये है कि जैसे मोहम्मद अली अददी मजहर अक्सरियत नहीं है, रेफरेंस क्यों नहीं लग रहा? वही बात है, जहाँ अद्दी अक्सियत नहीं है वो मटर जा रहे हैं। देखिए ना, सिर्फ कानून और आइन नहीं है ना, जुडिशल पॉलिटिक्स को इग्नोर क्यूम साहब हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा नासिर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि जो जज साहिबान हैं उन्होंने ओथ लिया हुआ होता है कि हम आइन और कानून के तहत हम अपना जो है फ़राइज़ अंजाम देंगे, फ़राइज़ मनसबी। तो कानून तो था, ठीक है, अब जो है आप जो है उसको तो स्टे कर दिया। अब ये जो सूरत हाल बनी है कि कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि जनाब कानून आ गया था, उसके बाद जो बेंच बन रहे हैं ना, क्योंकि हमने जजों ने हल्फ लिया हुआ है कि जनाब ये है, तो क्या इस तरह से ये जो बेंच बना है ये जजेस की या और मुकदमात के लिए बेंचेस तश्कील पा रहे हैं, तो ये क्या जजेस के ओथ के खिलाफ नहीं है सारी चीज़ें? फिर नहीं, देखिए वो तो अब चूंकि वो सस्पेंड हो गया ना, इन सस्पेंड फील्ड कैसे हो गया नासिर सर, साहब इन यार? फील्ड नहीं है ना अभी लॉ, नहीं, लेकिन वैसे logic क्या है इस bench नहीं का? नहीं होना चाहिए। मैं यही तो आपको बात कर रहा हूँ, जब ओथ नासिर लिया साहब, हुआ है गलत कि- फैसलों को माना जा सकता है, फिर आप बताएं क्या करें यार हम? मैं आपको बता वही तो लेकिन कोशिश मसला कर रहा हूँ कि चूंकि अभी तो उन्होंने कर अभी इन फील्ड नहीं है ना बज़ाहिर, क्योंकि गवर्नमेंट फिर क्यों आई है, पटिशन क्यों की है, ना करते ना। तो मेरा कहने का मकसद है, देखें जब ओथ लिया हुआ है कि आइन और कानून के मुताबिक है, तो फिर जजेस एक दूसरे से एक तो शुबा क्यों कर रहे हैं कि फ़लाँ को बेंच नहीं देना, फ़लाँ को बेंच नहीं देना। यहीं से तो खराबी है, यही तो 16 महीने से वैसे नंबर 2 और नंबर 3 को क्यों नहीं मिल रहा बेंच? वजह वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि यही तो कंट्राडिक्शन आ रही है कि वैसे जब ये आप 8 कह रहे हैं जजेस कि हर जज ने ओथ के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला करना है, ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी करें ना। सब नाइंसाफ़ी नहीं है कि मई 2019 से अभी भी रेफरेंस कंप्लेंट आई हुई है ना, उनको आपने बिठाया हुआ है। मई 2019 से किसी हाई प्रोफाइल में सीनियर मोस्ट जजेस को, 2 जजेस और खासकर एक जज को नहीं, ना वो बिठाया। आपका इशारा मुजाहिर नकवी साहब की तरफ है, वो तो वो बेंच में बिठा के तो खामोश पैगाम भेज रहे हैं।
वैसे मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने कहा कि जी जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो रेफरेंस था वो जनरल फैज़ ने नहीं किया, उससे ऊपर यानी जनरल बाजवा ने भेजा। इससे बड़ा सो मोटो क्या है कि जनरल बाजवा एक जज का फैजाबाद के धरना की जजमेंट आई है और उसके बाद वो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं और उस पे सो मोटो क्या इमरान खान साहब से ये एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी चाहिए और उस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला नहीं है। आप इंतहाई सादा आदमी नहीं है। क्यों सर? वो तो चीफ जस्टिस को कहते हैं, हो सकता है इमरान खान को सही तरह से ऑर्डर कम्युनिकेट ना हुआ हो। आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान को नोटिस बुला के तो यहाँ कटहरे में खड़ा करेंगे, हाँ जरा इधर आना पत्र मंदास। बात ये है कि वो इमरान खान साहब को कभी भी कम्युनिकेट नहीं होता है, वो बादशाह आदमी है, उनको बस उनके जो समझ में आता है वो कर देते हैं। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि जनरल फैज ने नहीं जनरल बाजवा ने रेफरेंस भिजवाया और खुद आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वो उनके ऊपर जो रेफरेंस था वो मोटिवेटेड था और अटैक था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। केस है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, इसमें इमरान खान की स्टेटमेंट लेके जनरल बाजवा से और उसके हवाले से प्रोसिक्यूट करना। इमरान खान ने मुकर जाना, मैं तो किया ही नहीं सी। तो फिर बात ठीक है। हसनात साहब उस धरने वाले केस में सिर्फ एक बात नहीं और भी 2-3 खतरनाक बातें हैं। उन्होंने उस पर ये भी कहा था कि जो धरना दिया गया था 126 दिन का, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि पीछे कौन था। और फिर वो जो कराची में जिसमें आप गए थे, वो जो कराची में जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जो वो भी इन्वेस्टिगेशन की बात थी, वो तो बड़ा खौफनाक किस्म का ऑर्डर है। तो उसमें रिएक्शन तो बनता था भाई। और इसीलिए तो पीटीआई ने फिर अपनी पिटीशन के अंदर जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने का कहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ जो 8 रुकनी बेंच बना है मंतक क्या है? 2 सूबे केपी और बलूचिस्तान से कोई वकील नहीं, वकील नहीं है वजह नहीं नहीं वो ये बताएं। वैसे ना अमूमन कहते हैं कि जी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है कि जी वो छोटे सूबों से भी कोई रिप्रेजेंटेशन जज लिया जाता है। इतना बड़ा यार मसला ही पंजाब का है, लाहौर का है, तख्त लाहौर का सारा झगड़ा है। तो बस ठीक है ना फिर यार। और पीछे जब ताने बाने साकिब निसार, अजमत सईद और वो आसिफ सईद खोसा, तो ख्वाजा तारिक रहीम एंड सो फोर्थ। देखें ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इन सारी परसेप्शन को खात्मा एक ही हल था। फुल कोर्ट बनाते मेजॉरिटी तो थी ना। हाँ ये डर था कि मैं भी कोई जज एक कन्विंस होकर उधर चला जाता, अदरवाइज तो 8 हैं इधर, 7 उधर है 8 और 7 मैं आपको लिख के देता हूँ। उनमें से मैं भी जैसे या अफरीदी क्या फैसला करें कोई पता नहीं। जैसे नासिर साहब के प्रोग्राम में एक दफ़ा मैंने एक बात की थी जिसपे आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे ही प्रोग्राम में बात करते हैं और तो कहीं जाते ही नहीं है। मैं तो जाता नहीं, ये बात भी आपकी ठीक है। देखिए मैं मतलब यू आर सो डियर टू मी। तो देखें एक आज आपने देखा ना एक जज साहब की ऑब्जर्वेशंस कैसी थी, यू नेवर नो। अच्छा आपको लगता है कि ये जो है कुछ बेंच टूट सकता है? नहीं देखिए मैं ये नहीं कह रहा बेंच टूट सकता, लेकिन आप कम से कम एक चीज़ तो रिफ्लेक्शन है ना कि इंडिपेंडेंट माइंड ऑब्जर्वेशंस तो आ रही है ना। हो सकता है कल परसों और भी आए, जो भी आ रही हैं, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की है ना। अच्छा हाँ। और हसन अजहर रिजवी साहब भी बड़े कंसर्न लग रहे हैं। नहीं अब आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कोई उनके कराची में उनको कवर करता रहा हूँ। देखें बात यह है कि मसला ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब जिस तरह वो देख रहे थे ना, तो अंदाज़ा उनको भी था कि जो है ना, अगर एक जज में ना लाइक माइंडेड से कि एक जज ने भी कह दिया कि यार जो भी है बिठा उन्होंने लो फैसला सी थोड़ा ना ही होंगे, लेकिन फुल कोर्ट बना दो। नासिर साहब जस्टिस शाहिद वहीद कहते हैं चीफ जस्टिस को हम कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं? चीफ जस्टिस को डायरेक्शन ये कैसे हो सकता है? वो जो अगों आ गया कि जनाब उमर ताब बंदयाल साहब ने खोसा साहब ने डायरेक्शन दी सी तो फिर वो जो है वो बड़े परेशान से हो गए थे। और वैसे नासिर साहब जज तो इंडिपेंडेंट होता है, तो मैं यही तो आपको बात कर रहा हूं। अगर उसको लगता है कि यार ये यहाँ पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डायरेक्शन जुडिशियल साइड पे देनी पड़ती है तो दे। मतलब ये कोई हम हम कोई गुलाम है जो कहोगे मान लेंगे। नहीं देखिए ये सिर्फ और भी बहुत सारी आपको याद है बहुत सारे केसेस में होता है, जरा लैंग्वेज डिफरेंट होती है। उसमें ये होता है कि रेफर टू द चीफ जस्टिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लार्जर बेंच। ये बहुत सारे डिसीजंस हियरिंग्स में होती है ना। दिस इज नॉट ए न्यू थिंग कि जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन भी है और ये भी है कि चीफ जस्टिस लार्जर बेंच तश्कील दे दें ना। अभी देखेंगे 4 महीने बाद भी चीफ जस्टिस को ऐसी तरह ही कहा जाएगा कि जस्टिस काजी फैसल को हम कैसे डायरेक्ट देखें ना। ये सारी जो आज ऑब्जर्वेशन है ना, ये मैं 5 महीने बाद इनको अप्लाई होते देखेंगे कि क्या ये उसी तरह ही होंगी या कोई चेंज आएगा। और ये मैटर क्योंकि तो मसला ये असल है ना, पॉलिटिक्स जो है ना, वो कहते हैं ना यार पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स असाइड, ठीक है, लेकिन जब आइन और कानून की बात हो वहाँ पे तो
आइन और कानून की बात कोर्ट होगी में ना। रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए जब आप बैठे हो, तो उस वक्त रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। वैसे तो इस तरह की बात रिफ्लेक्शन है- नहीं आनी वो चाहिए। उसकी मिसाल नहीं हो नहीं, गई। ये मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। नासिर साहब, ये आंटी वाले मशवरे ना दिया यार करें। नहीं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट नहीं आनी चाहिए यार। आप खुद जो मर्जी करें, लेकिन जब आप बेंच में बैठें तो फिर आप लगे कि इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट माइंड से थिंकिंग हो रही है। हाँ, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो लगता है कोई फॉर्मेशन है 8 रुकनी। मैं वो कहने, वही तो सवाल मेरा पॉइंट हाँ, शुरू से पहले दिन से यही है ना कि अच्छा। इंडिपेंडेंस नजर आनी चाहिए। लोग ये ना कहें कि फलां बेंच बैठा है नासिर साहब, तो एक decision जज नहीं कह रहा हो, आएगा। आप चाहते हैं कि हम चीफ जस्टिस को ऑर्डर कर दें? यार मतलब है, क्यों गल है करने की नासिर उसका साहब? जवाब और ये आसिफ पहली दफा थोड़ी हुआ है। आसिफ सईद खोसा ने कहा था, उन्होंने किसी को आर्टिकल लिखा था किसी दौर में कि जी इंडिपेंडेंस जजेस की ना खतरा अपने पीयर से है, जो उनसे होता है कि यार ये जड़ा ना उसमें होता है। अब देखें ना, मोहम्मद अली मदर साहब के 2 सवाल थे, जवाब क्यों नहीं दिए? जवाब क्यों नहीं दिया? खोचा नहीं, जवाब क्यों जवाब नहीं दिया? टाइम क्यों नहीं मिला? हाँ। अगर 2 मिनट आखिरी, ऑब्जर्वेशन फौरन दूसरी आनी शुरू हो गई थी, वो जवाब का मौका ही नहीं मिला। और फिर बेंच बना स्पेशल, फिर तीसरा बंदा भी टाल दो। एक ही मतलब है, कोई समझ आ रही तुम? और साबरी, मैंने तो सारी समझ आ रही है, लेकिन क्या हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर आ रही है तो ज़रा कमेंट करके हमें बताइए। तो जनाब, चीफ जस्टिस ने कहा ये बहुत अहम मामला है, और आज जो ऑब्जर्वेशन थी जब फुल कोर्ट बनाने के हवाले से कि जी पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों के इख्तियारात का हवाला है, और ये एक बहुत बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, और आपने खुद अपने इंटरम ऑर्डर के अंदर स्टे करते हुए ये बातें कही हैं, तो फिर जो है वो ऑब्जर्वेशन इस किस्म की आ रही थी कि हाँ, ये तो कोई एक मतलब कानून की वारिस तो 3 रुकनी बेंच भी कर सकता है, तो इसमें फुल कोर्ट बनाने वाली क्या बात है? अच्छा, अगर फुल कोर्ट बनाने वाली बात नहीं है तो फिर 8 रुकनी बेंच क्यों बनाया? शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।